आओ एक सेकंड। आप लोग को म्यूट नहीं कर रही हूँ, जब भी पूछना होगा कुछ तो पूछ सकते हैं इसलिए, लेकिन आप अपने तरफ से एंड में पीस मेंटेन रखिए। अगर म्यूटेड नहीं भी है, अगर आसपास में नॉइज नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज म्यूटेड रखिए, जब पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ओके स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। जस्ट एक बार देखना कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग मैम ऑब्जेक्टिव हो चुका था, इम्पोर्टेंस हो चुका था। हो चुका था। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का क्या प्रोसेस है? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। मैम टू लास्ट क्लास में कुछ डाउट था मैम। हाँ पूछिए, पूछिए हामिद। मैम ऑब्जेक्टिव में मैम थर्ड पॉइंट था, यूज एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली। एक मिनट, ऑब्जेक्टिव में यूज एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली, हाँ ये यस ऑब्जेक्टिव मैम। ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। मैं यस बताती हूँ, मैम। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, सुनना। जो भी आपके सी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों किया जाता है ये तो हमें मालूम है। पर्पस या यस ऑब्जेक्टिव मैम। क्या है? टू मीट द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर, तो फ्यूचर प्लान को, गोल को माइंड में रखते हुए हम अभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हम हायरिंग कहाँ कहाँ से करेंगे, किस तरीके के टैलेंट से टैलेंट पूल का हमको जरूरत पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, राइट? तो अभी जो आपके पास नहीं है उसके लिए तो आप प्लान करें कि हम कुछ कैंपस से लेंगे, फ्रेशर्स को लेंगे, दे बिकम वेरी इकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल पड़ेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे सैलरी के मामले में। पर हाँ वो अनएक्सपीरियंस्ड होंगे तो उनको ट्रेनिंग कॉस्ट उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा बैठेगा, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उसी चीज को सिखाने के लिए। दूसरा हो सकता है एक्सपीरियंस पर्सन को, हम कुछ तो एक्सपीरियंस पर्सन लाएंगे जो अनट्रेंड हैंड को ट्रेंड करने में हेल्पफुल होंगे, और तब तक काम भी हमारा हैम्पर नहीं करेगा, वो लोग काम भी करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस असिस्टेंस। असिस्टेंस यस मैम। कौन देगा? जो भी फ्रेशर्स हैं उनके असिस्टेंस यस से मैम। काम भी चलता रहेगा। तो ये डिफरेंट सोर्सेस है जहां से आप ला सकते हो अपना जो भी आपका मैन पावर प्लानिंग है, जो आपने प्लान तैयार कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर नीड्स अगर 400 एम्प्लॉयज का है, हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग 200 या 250 100 एम्प्लॉय ही है, तो रेस्ट 200 या 150 एम्प्लॉयज को हम कहाँ कहाँ से हायरिंग करेंगे। ये तो हो गई प्लानिंग की बात, और फ्यूचर गोल के लिए इतने यस मैन पावर को इकट्ठा करने के बाद। लेकिन अभी जो प्रेजेंट है, यानी कि जो अभी 200 या 250 जो मैंने कहा मैन पावर प्रेजेंट है, उनको आप कैसे यूज करते हैं प्रोडक्टिवली? ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो 400 जब तक नहीं आएंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहेगा। इन 200 या 250 जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनसे भी तो काम लेना है। तो जब हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल, मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? अच्छा। एचआर। एचआर प्लानिंग। पवन सर क्या पढ़ाते हैं? पवन सर पढ़ाते हैं यस फाइनेंस। मैम। यस मैम। फाइनेंस पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको फाइनेंस का कॉलेज में कुछ इस तरीके का हो, शेड्यूलिंग हो, चेंज कर दिया जाए और मुझे दे दिया जाए फाइनेंस पढ़ाने के लिए, और पवन सर को दे दिया जाए एचआर पढ़ाने के लिए, तो इसको बोलेंगे क्या जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं? नो मैम। नहीं। नो नो मैम। मैम। प्रोडक्टिवली एग्जिस्टिंग मैन पावर को प्रोडक्टिवली यूज करने का मतलब है कि जिसकी जिसमें कॉम्पिटेंसी है, जिसके पास जिसका क्वालिफिकेशन है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, उसको उसी तरीके के काम में लगाना ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करके दे, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वो क्या हो, प्रोडक्टिव प्रूफ हो सके, राइट? जो फिनेंस का हेड है, जो मैथमेटिक्स का हेड है, उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने दो, उसको हिंदी पढ़ाने भेजेंगे तो डिजास्टर हो जाएगा क्लास में, राइट? हिंदी के साथ भी और मैथमेटिक्स के साथ भी। तो यानी क्या यस है, जो मैम। एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? यस मैम। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। मैम एक और पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग का, रिजर्वायर ऑफ टैलेंट। तो रिजर्वायर ऑफ टैलेंट का क्या मतलब? रिजर्वायर मतलब जो बैंक होता है, टैलेंट बैंक, यस टैलेंट मैम। पूल। द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ रिजर्वायर ऑफ टैलेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्कार्सिटी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा कमी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी हम नहीं बढ़ा के रख सकते हैं, बट देन देयर शुड बी एस्टिमेट। हम इसीलिए एचआर प्लानिंग का प्रिपेयर करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, लीव पे जाता है, छुट्टियों पे जाता है, बीमार हो जाता है, ये सब हो यस सकते हैं मैम। कैजुअल लीव्स या एब्सेंटिज्म के कारण, तो यस मैम। आप यस मैम। उसके काम के, वो अगर नहीं आएगा तो क्या उसका काम उस दिन नहीं होगा? बैंक में
लोग नहीं आते हैं, मान लो कभी कोई कैशियर छुट्टी पे, तो क्या बैंक उस दिन अपने ट्रांजेक्शन्स बंद कर देता है? नहीं बंद करता नो है, मैम। किसी और के से करवाता है। तो देयर शुड बी सम सब्स्टिट्यूट रखना रिजर्वोयर पड़ता ऑफ टैलेंट। हाँ, यहाँ कुछ आपके पास रिजर्व में मैन पावर होना चाहिए, जो किसी के रिप्लेस, जो किसी के लीव को, छुट्टियों को, हॉलीडेज को, जो सिक हो जाता है, तो वैसे लीव को, कोई औरत अगर है, फीमेल एम्प्लॉय है, मैटरनिटी लीव पे 6 महीने या साल भर, तो आप उनके लीव को क्या कर सकते हैं, उनके टेम्पररी लीव को, एब्सेंटिज्म को यहाँ पे कॉम्पनसेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर रिजर्व टैलेंट, रिजर्व मैन पावर। राइट? Yes, yes, ma'am. समझ में आया रिजर्वोयर ऑफ मैन Yes, पावर ma'am. का क्या मतलब यस हुआ? मैम। यस, ये दोनों पॉइंट क्लियर, आगे बढ़े। Yes, यस ma'am. मैम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अच्छा ठीक है, अब हम जाते हैं मेन टॉपिक पर। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? चैलेंजेस हमने शायद नहीं डिस्कस किया था, राइट? तो जो पहले नो मैम। जो फर्म्स हैं वो बहुत तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। हम एक एक मेथड आगे देखेंगे। अभी देखते हैं जो द डिमांड फॉर ह्यूमन टैलेंट एट वेरियस लेवल इज प्राइमरली, पहले तो ये है फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करने का तरीका आगे है आपकी इसमें, कि हम किस किस तरीके से फोरकास्ट करते हैं कि क्या फ्यूचर नीड्स होने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले जो हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट हमेशा, हर महीने या हर साल आते रहता है। क्या ऐसा चेंजेज हो जाता है? तो कुछ तो एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं और कुछ इंटरनल चेंजेज होते हैं। अभी एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस समझ में आ रहा है Yes, ma'am. स्वाति? यस मैम। तो कुछ तो एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं, जैसे हमने कहा था गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, Yes. यस मैम। कुछ सोशल इश्यूज हो गए, टेक्निकली कुछ यस। पॉलिटिकल चेंजेज हो गए, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए। इस वजह से भी हमारा जो मैन पावर का फैब्रिक है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो अभी जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं मैन पावर, उसके डिमांड्स में या उसके सप्लाई में चेंजेस आ सकता है। सी, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मैन पावर बहुत ज्यादा है, राइट? इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए यस मैम। लेबर कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता है वैसे कंट्रीज के जहाँ पे लेबर कम है, राइट? जहाँ पे लेबर कम है, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, वहां पे उनको जितना डिमांड है उतना सप्लाई ही पूरा नहीं होता, तो वो दूसरी जगह से भी लेबर्स को ले जाते हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज से भी हायरिंग करते हैं। ये क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर ही है ना, जो आपके Yes, यहाँ ma'am. के डिसाइड करता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को डिसाइड करता है, कहाँ से लेंगे। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैलेंजेस या फिर ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, सिचुएशन पैदा करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आपको मैन पावर को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ती है, मैन पावर रिक्वायरमेंट को फिर से स्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ती है। जिसमें पहला है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1990s में जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था कि लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि आप फ्रीली जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे नहीं है वो। पहले क्या था, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। किसी भी यस तरह की मैम। कंपनी, फैक्ट्री या कोई बिजनेस को यस रन मैम। करने से पहले आपको लाइसेंस करना पड़ता था। अब ये जो लाइसेंसिंग का है, वी हैविंग सिमिलर पेन्स, कैन यू सी व्हाट इट? मैम? वी हैविंग सिमिलर पेन्स, यस मैम। यस। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो पहले बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन करना पड़ता था, यस मैम। बाद में 1990s के बाद इसको थोड़ा रिड्यूस किया गया, इसको थोड़ा इजी किया गया, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे को या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। तो ये प्रमोट करने के लिए अगर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो लोग थक जाते, नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं कुछ अभाव हो जाता था। इसीलिए इसको रिड्यूस किया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन कहीं कहीं ही जरूरी रहेगी। जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिटीज बनाने हैं, डिफेंस के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां पे आपको लाइसेंस चाहिए होगा। लेकिन हर तरीके के बिजनेस के लिए अब लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट या फिर कंपलसरी नहीं रह गया था, राइट? तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण आपने लिबरलाइजेशन किया, तो ये एक चेंज आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ा, ठीक है ना, वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े वैसे वैसे डिमांड्स बढ़े। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो तुरंत तुरंत खत्म होने वाले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शैम्पू, साबुन, तेल, ये सब जो आते हैं, जो ग्रोसरीज में बहुत सारे सामान आते हैं, वो एफएमसीजी कहलाते हैं, जो फास्टली मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो आते जाते रहते हैं। हम हर महीने 3-4 सैसे खरीद लेते हैं, पेस्ट खरीद लेते हैं, ब्रश खरीद लेते हैं, दीज आर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। तो इनके डिमांड्स बढ़े। ऑटो कंपोनेंट्स यानी कि
गाड़ियों का डिमांड बढ़ा, पहले इतना सारा, अब तुम अपने बगल अगल बगल भी नोटिस करो तो देखो पहले बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा एकदम सिक्योर जॉब होने के बाद भी वो गाड़ियां अफोर्ड नहीं करते थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली था, कुछ ना No. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके हेड पे रहते थे, तो लोग नहीं खरीदते थे, ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे। अब लगभग सबके घर में एक नहीं, कभी कभी तो दो दो गाड़ियां भी तुमको देखने के लिए, 2 बेटा है 3 बेटा है तो 3 गाड़ियां दहेज में मिल जाती है, राइट। तो क्या है, Yes, डिमांड्स ma'am. बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। ऑटोमोबाइल्स का डिमांड बढ़ गया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ गया, हेल्थ केयर में बहुत कुछ आ गया है, जैसे कि अब हेल्थ केयर में सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टिश्यू पेपर्स है, जो पहले नहीं आता था इन सब चीजों में, उन सब का भी इंक्लूजन हो गया। अभी तुम्हारा सैनिटाइजर है, ये भी इंक्लूड हो गया है, राइट। डेटॉल पहले हुआ करता था, अब Yes. सैनिटाइजर हो गया। तो ये हेल्थ केयर के जो भी डिमांड्स है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि हम लगातार सब चीज का क्वालिटी खराब हो जा रहा है, हुआ जा रहा है। फूड फूड जो हम इनटेक करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हम करते हैं। सप्लीमेंट्स खाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज का कमी है, विटामिन डी अब नहीं मिल पा रहा, तो उसको सप्लीमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे डिमांड्स बढ़े हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं स्कार्स हो गया, या फिर हम उसको नहीं ले पाते हैं ड्यू टू आवर चेंज लाइफ स्टाइल और वॉट एवर यू से। केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका डिमांड बढ़ा, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया, आपका जो डिमांड बढ़ रहा है तो आपको उस हिसाब से इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स का भी तो ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड होगा ना। जो प्रोडक्ट्स के डिमांड Yes, बढ़ेंगे, ma'am. उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोगों की भी तो डिमांड्स बढ़ेगी ना, ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी। Yes, ma'am. तो ये आपके Yes, मैन ma'am. पावर को के रिक्रूटमेंट को डिसाइड करता है, ये भी एक तरीके से चेंज करता है कि किसका डिमांड है। अभी पहले क्या होता था, लेबर्स बहुत ज्यादा डिमांड में रहते थे, फिजिकल लेबर करने वाले, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा काम मैनुअली करते थे। धीरे धीरे हमने मशीन और टेक्नोलॉजी को यूज में लाना शुरू किया, तो मैनुअल कम काम हो गया और मेंटल काम ज्यादा बढ़ गया, बढ़ा ज्यादा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब हम नॉलेज वर्कर्स की तरफ शिफ्ट हुए, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये सब ज्यादा डिमांड में। पेंडेमिक के बाद याद करो साइंटिस्ट का के ऊपर कितना ज्यादा वो हुआ, कि उनके ऊपर ही एक तरह से डॉक्टर और साइंटिस्ट को ही ढूंढ के लाना था कि क्या वे आउट हो सकता है, क्योंकि हम जहाँ फंसे हुए वहां से निकलने का रास्ता उनको ही मालूम था, उनको ही ढूंढना था, है था ऐसा। तो ये क्या हुआ Yes, कि ma'am. ये Yes, ma'am. डिमांड्स को चेंज करते रहता है। दीज आर द सिचुएशंस व्हिच कीप चेंजिंग इन योर मैन पावर, डिमांड सप्लाई। हो गया, समझ में आ गया ये पॉइंट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब सोशल एंड टेक्निकल, ये तो ये तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अच्छा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक पॉइंट यहाँ नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें वो भी पॉइंट बताना चाहूंगी कि आप आज से 20-25 साल पहले का जब देखिएगा सिनेरियो, तो आपको दिखेगा कि जो वर्किंग लोग होते थे, जो पैसा अर्निंग मेंबर्स जो होते थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑब्वियसली 25-30 के ऊपर के लोग होते थे, राइट। Yes, ma'am. 25, 26, 27 इस एज ग्रुप के लोग होते थे जो जॉब करते थे। अभी क्या है, 23, अभी तो फिर 24, 21, 25 ये सारे लोग अर्निंग हो गए। जैसे अगर आप Yes, मैनेजमेंट ma'am. भी करके After जा रहे graduation, हैं, they start हाँ, earning. ग्रेजुएशन में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जो अब है ना, वो जो बहुत कम उम्र के लोग हैं, जैसे 21 ईयर्स हो गया, 22 ईयर्स हो गया, उसके बाद उनको सिर्फ नौकरी ही नहीं लगती है, 8-8, 10-10, 20-20 लाख का पैकेज का नौकरी मिलता होगा। थिंक अबाउट IIM ग्रेजुएट्स, दे गेट द बेटर रेम्यूनरेशन। IIT ग्रेजुएट्स, कितना उम्र होता होगा IIT से निकलने के बाद किसी का, अगर वो फर्स्ट या सेकंड टर्म में क्रैक कर लेता है तो गेस करो। I'm 22, 22, 22. 23। अब इतने 22. कम उम्र में वो दोनों पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो दे विल Yes, इन्वेस्ट, ma'am. they will not invest in only those things which is very essential for life, they will also invest in comfort, luxury, या फिर घूमने फिरने Yes, में, ma'am. ट्रैवलिंग में, या जो उनका हॉबी होगा उसको परस्यू करने में, क्योंकि उनके पास अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितना ज्यादा वो कमा रहे हैं, तो वो अपने आजादी से उसको खर्चा कर सकते हैं। तो अगेन आपके पास बहुत तरीके का रिक्वायरमेंट होगा, पैसा होगा, डिमांड्स बढ़ेगा, डिमांड्स को सप्लाई करने के लिए तरह तरह की कंपनीज आगे आएंगी, उस तरीके के कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को लेकर के आती है। तो Yes, क्या हुआ, ma'am. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हमारे पॉकेट का साइज बढ़ा या हमारे पास ज्यादा इनकम है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, मार्केट से ज्यादा खर्चा करेंगे। पहले साल में 2-4 मूवी देखने के लिए जाते थे, अब हर महीने 4 मूवी देख लेते हैं। ठीक है, ये पैंडेमिक को Yes, छोड़ दो, ma'am. 2 साल माइनस कर दो, तो चले जाते हैं देखने के लिए, राइट। तो डिमांड्स Yes. बढ़ा, डिमांड्स बढ़ा, अब Yes, तो ma'am. बहुत चीज का मैम डिमांड हो गया है सोशल करेक्ट। नेटवर्किंग तो साइट में अभी भी, डिमांड आपको नेटफ्लिक्स पता वगैरह. चला कि डिमांड बढ़ा, तो इस Yes, डिमांड ma'am. को Yes. फुलफिल करने के लिए आपको उस क्षेत्र के लोग भी तो चाहिए होंगे, जो आपके सोशल जो भी मार्केट में डिमांड बढ़ा है उसको सप्लाई कर सके। Yes, ma'am. तो ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया, मैन पावर प्लानिंग को चेंज किया।
किया। नेक्स्ट, सोशल एंड Yes. टेक्निकल चेंजेस। कैसे सोशल और टेक्निकल चेंजेस भी हमारे इस डिमांड्स को प्रभावित करता है। सबसे पहले जो भी है डिमांड्स होता है एम्प्लॉइज कैटेगरी में, बट दैट इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सी अभी हमको जितना भी रिक्रूटमेंट करना है, हम वैसे लोगों को रिक्रूटमेंट करेंगे। इंस्टीट्यूट में देख लो, कॉलेज में कर लो, कहीं भी कर लो, ऑफिस में कर लो, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, राइट। जो जूम पे, गूगल मीट पे या किसी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। एक्सेल पे जो इनका बहुत अच्छा पकड़ है, वर्ड पे जो इनकी टाइपिंग स्टाइल, टाइपिंग बहुत अच्छा है, मतलब जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। अगर अभी के जमाने में कोई आकर के बोले कि नहीं, आई डोंट नो हाउ टू यूज स्मार्टफोन और आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस लैपटॉप, तो आप क्या उसको रिक्रूटमेंट करेंगे? बहुत जगह तो सबसे पहले पूछ लेते, No, लैपटॉप ma'am. रखते हो, एक्सेल पे काम करने आता, तभी वो आपको जॉब देंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरा चेंज हो चुका है टेक्निकल और सोशल जो फैब्रिक है, अब ये इस तरह ऑनलाइन मोड में एवरीथिंग गेट शिफ्टेड, राइट। तो सोशल Yes, और ma'am. टेक्नोलॉजिकल चेंज का भी असर पड़ता है। इवन इफ आप इसमें इकोनॉमिकल भी जोड़ सकते हो, लाइक डिमोनेटाइजेशन के टाइम में फिर पेटीएम का आया, और बहुत तरह के फोन पे का आया, गूगल पे का आया। ये सब कब आया? जब डिमांड्स बढ़ा, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, कैश का ट्रांजेक्शन पे, Purchase. हाँ, कैश के ट्रांजेक्शन पे प्रोहिबिशन लगने लगा, दैट गेट्स इनहिबिटेड, सर्टेन लिमिट तक ही आप कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो डिमांड्स Yes, आया ma'am. तो पेटीएम आया। पेटीएम इससे पहले था क्या, जब डिमांड्स नहीं था तब? No, ma'am. तो Ma'am. सोशल चेंजेज हुआ, सोशल इकोनॉमिकल चेंजेज हुआ सोसाइटी में, देन Yes, आपको ma'am. फुलफिल करने के लिए कंपनीज आई। तो ये टेक्निकल, अच्छा, टेक्निकल चेंजेस तो दो, इसको बोलते हैं कि ये टू एज्ड वेपन है। व्हाई इट इज नोन एज टू एज्ड वेपन? बिकॉज एक साइड से तो ये क्या करता, सपोज करो कि जो भी हमारा डेटा डेटा बुक कीपिंग का काम होता है, या डेटा को डालने का काम है, ठीक है ना। तो डेटा को डालने का या मैनुअल काम काम करने का जो भी है, उसको तो उसने कम कर दिया, क्योंकि मशीन आ गया, कंप्यूटर आ गया, आप फटाफट काम कर सकते, कॉपी पेस्ट करके एक पेज के बदले 4 पेज। अगर आपको पहले 4 पेज एक ही चीज लिखना होता तो आप मैनुअली लिखते पहले उसको। अभी क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे और 4 पेज पे उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो आपका काम आसान हो गया। तो डेटा बुक कीपिंग तो आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के आने से, लेकिन फिर मुश्किल क्या हो गया, अब आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए, राइट, क्योंकि काम बढ़ा Yes, है। ma'am. काम बढ़ा है तो कंप्यूटर्स बढ़े हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले लोग चाहिए। तो एक तरफ बढ़ाना है आपको एम्प्लॉयज, अगर आप बुक कीपिंग सेक्शन से हटाते हैं तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो चेंजेस आए, आपको पता है कि डिमांड्स कहाँ से कहाँ पे जाकर के बैलेंस करना है हमको, कहाँ के लिए ज्यादा रिक्रूटमेंट करना और कहाँ पर हम डाउन साइजिंग या लीनिंग कर सकते हैं, मतलब कमी कर सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में। ये सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुआ जो आपको डाउन साइज करने के लिए या अपने कंपनी में कम एम्प्लॉयज को रखने के लिए भी हो सकता है, या फिर अगर आप कहीं एक जगह कम कर रहे हैं तो दूसरे किसी सेक्शन में या डिपार्टमेंट में आपको बढ़ाना पड़ सकता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बस वो ध्यान रखना। अभी हम ये पढ़े कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैन पावर प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है, राइट? Yes. ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन एक्चुअली क्या है ना, हम हमेशा खुश रहते हैं जितने कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। जियो आया, रिलायंस जियो, तो हमारे लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमको वो फ्री में दे रहा है ना, फ्री में नेट दे Yes, रहा है, Yes. साल भर का फ्री में, बहुत सारे कॉल्स फ्री दे रहे हैं, बहुत कुछ, इतना डेटा आप ऐसे ही ले जाइए। अब इसको देखा देखी बीएसएनएल ने भी कुछ डेटा आपको रोज का उसी रेट पे फ्री में देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अगर जियो सब कुछ फ्री में दे देगा और आप सब चीज के लिए चार्ज लगाएंगे तो आपको कोई यूज नहीं करेगा। हुआ कंपटीशन। तो जब एक ही Yes, ma'am. प्रोडक्ट या एक ही सर्विसेज में दो या दो से अधिक प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन एक्चुअली गुड, इट गोज इन फेवर ऑफ कस्टमर्स, बट इट हैज वेरी एडवर्स इफेक्ट फॉर yes, ma'am. जियो के आने कंपनीज। से बहुत सारे सिम बंद, अपने बिल्कुल, कंपनी बंद कर एयरटेल, दी। इन्फो, हाँ, यूनिनॉर को तो हम लोगों ने देख ही लिया, वाइंड अप हो गया। Yes, जो ma'am. है, जो बिग गन्स भी हैं, जिसके बिग प्लेयर्स भी थे, जैसे एयरटेल बहुत बड़ा अपने नेटवर्क के लिए जाना जाता है कि बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है उसका। Yes, एयरटेल है, ma'am. वोडाफोन है, आइडिया, ये लोग भी बहुत औने पौने इस पे आ गए हैं। जो उनका पहले था कि इतना रेट लगता था, वो सब नहीं रह गया। आप बहुत ज्यादा इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपने कॉल उनका चार्जेस से शेयर और सब रेट नीचे हो गया। चार्जेस Yes, से। ma'am. बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, कॉम्पिटिटर के कारण हुआ, तो हमें इसका फायदा हुआ, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर को, जियो के कॉम्पिटिटर को क्या हुआ, इसका नुकसान हुआ। उनके मार्जिन Yes, बहुत ma'am. कम हो गए। और जो बहुत बड़े प्लेयर वो तो फिर भी सरवाइव कर लेंगे। जो छोटे मोटे थे, जो अभी अपकमिंग थे, नए आए थे टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में, उनको तो वाइंड अप करके बिजनेस जाना पड़ा।
तो Yes, ये ma'am. भी क्या करता है, Yes, ma'am. कंपटीशन भी, जहाँ पे एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, वहां पे भी वर्क फोर्स को ये कंपटीशन भी इन्फ्लुएंस करता है कि अगर जो छोटे हैं उनके लिए तो सुसाइडल है, उनके लिए तो वो फिर कोई मार्जिन ही नहीं, छोटे मोटे मार्जिन पे वो काम करेंगे। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो कुछ कंपनीज, सपोज करो जियो का ही एग्जांपल लेते हैं, वो तो इस क्योंकि उनके डिमांड्स तो बढ़ गए हैं ना, अचानक Yes, से ma'am. उन्होंने बहुत फ्री देना शुरू कर दिया या बहुत सब्सिडाइज रेट पे आपको, बहुत लो कॉस्ट पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू किया, तो उनके मार्केट, उनके डिमांड्स बढ़ गए होंगे। अब सोचो उनका कस्टमर केयर कितना बड़ा होगा होगा Yes, ma'am. एयरटेल ने कम कर दिया होगा, यूनिनॉर ये आइडिया ने कम कर दिया होगा, लेकिन सबको रिक्रूटमेंट किसने कर लिया होगा, जियो ने कर लिया होगा। ट्रेंड जियो ने। एम्प्लॉय मिल रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, ट्रेनिंग दे Yes, करके ma'am. अपने बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी ने एक दूसरे से ले लिया है। Yes, तो ये ma'am. क्या हुआ, ले क्या लिया है. आपको हुआ ना कि कहीं एक जगह बढ़ा तो जो कॉम्पिटिटर है, जो टफ कंपटीशन दे रहा है, जो उस मार्केट को लीड कर रहा है, वो तो ढूंढ रहा है अभी भी मैन पावर को, अच्छे अच्छे स्किल्ड मैन पावर को, ट्रेंड मैन पावर को। तो उस कंपनी का जो मैन पावर प्लानिंग है वो इन्फ्लुएंस हुआ कंपटीशन से। कहीं तो आप डाउन साइजिंग कर रहे हैं और कहीं पे आप हायरिंग कर रहे हैं। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कंपटीशन से इन्फ्लुएंस हुआ हर कंपनी का मैन पावर प्लानिंग। Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है, सिंपल है, समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है, मान लो अभी बैंक्स मर्जर हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे बैंक्स बहुत अलग अलग ब्रांच के साथ मर्ज कर गया है। अभी क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लान है। अगर आपका मर्जर हुआ है तो आप क्या करोगे, जो भी बैंक आपके साथ मिल रहा है उसके सारे एम्प्लॉयज को एब्जॉर्व कर लोगे, राइट? या वो Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मर्ज उनको होने आप, से मैम वैकेंसी भी कम हो जाती है. नहीं, ऐसे नहीं है। मर्जर तब होता है जब ऐसा लगे कि एक आध बैंक जो है उसका एनपीए बहुत कम ज्यादा बढ़ गया है। एनपीए यानी नॉन प्रॉफिटेबल असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। Yes, ma'am. अब वो लोन डेड हो गया है, नहीं वापस आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब ये कंपनी सरवाइव नहीं करेगी, या ये बैंक सिक बैंक हो जाएगी। सिक बैंक यानी कमजोर, रोगी जैसे हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है वैसे Yes, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिक बैंक हो गई, इसको बचाने के लिए सरकार कितने को सपोर्ट देगी? तो जो बैंक स्ट्रांग है उस बैंक के साथ मर्ज कर जाइए, और क्या होगा, आप दोनों का सर्वाइवल पॉसिबल हो सकेगा। और जो स्ट्रांग है उनका हो सकता है मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा हो, तो उस अच्छे मैनेजमेंट स्किल का फायदा आपको मिल पाएगा। समझ में आया? तो ये है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक ma'am. डिसीजन हुआ मर्जर या एक्विजिशन का। दूसरा हो सकता है इसका एक डिसीजन और हम ले सकते हैं कि कोई कंपनी नई कंपनी नाम लो, जो किसी नए जैसे कि वो पहले किसी एक बिजनेस में थी, जैसे हम मान लो टाटा का लेते हैं। टाटा स्टार्टेड विद आयरन, राइट? आयरन स्टील Yes. से उन्होंने शुरू किया था अपना बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ma'am. डाइवर्सिफाई किया, धीरे धीरे वो कपड़ों में आए, धीरे धीरे वो उनका ये ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल्स में तो वो है ही, ऑटोमोबाइल्स में आए, उसके अलावा वो ग्रोसरीज में भी आए। उसके बाद और अब बताओ, वॉच टाटा में भी का आ गए. वॉच में भी है, टाटा का ज्वेलरी वॉच भी मैम. है ना, तनिष Yes, ma'am. है। Yes, ma'am. तो ये कितना Yes. ज्यादा डाइवर्सिफाई, तो Yes, अगर ma'am. कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करने का सोचा करे, अलग अलग तरीके का बिजनेस को लॉन्च करने का शुरू करे, तो क्या उसको और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ये ma'am. जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन का ले रहा है, ग्रोथ का ले रहा है, क्रॉस बॉर्डर कहीं पर इन करने का सोच रहा है, कहीं ज्वाइंट वेंचर करने का सोच रहा है, या फिर किसी एक पार्ट को वाइंड अप करने का सोच रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं चला, हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है ना, तो वाइंड अप करने का सोच रहा है, उसको लपेट करके उस बिजनेस को हटाने का, फेज वाइज उसको खत्म करने का सोच रहा है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन भी अभी से इन्फ्लुएंस करेगी कि मैन पावर को बढ़ाना है या घटाना है, और अकॉर्डिंगली आपका मैन पावर प्लानिंग शुरू हो जाएगा। अगर घटाना है तो डाउन साइजिंग करोगे, रिट्रेंचमेंट करोगे, ले ऑफ करोगे, और अगर बढ़ाना है तो रिक्रूटमेंट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करोगे। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन भी ma'am. कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब देखते हैं वर्कफोर्स फैक्टर्स। वर्कफोर्स फैक्टर्स में क्या हुआ, वर्कफोर्स फैक्टर सिंपली मींस डिमांड इज मॉडिफाइड। अच्छा, कभी कभी मैन पावर खुद भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो अपने रिक्वायरमेंट को या अपने रिट्रेंचमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे कैसे मैन पावर करेगा, रिटायरमेंट हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने अभी बहुत सारे बैंक ने
एक लिखते हो गया कि बैंकिंग सेक्टर का लगभग एक ही सारा रिक्रूटमेंट होता है। तो मान लो 2009 में हेवी रिक्रूटमेंट हुआ था बैंकिंग सेक्टर में, तो जो भी लोग 2009 में ज्वाइन किए थे वो सारे लोग 60 साल के बाद रिटायरमेंट पर पहुंच जाएंगे। यानी 2009 में तुम और प्लस 6 ईयर कर दो तो फिर से हेवी वैकेंसी निकलने वाली होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर करेंगे। तो ये जो रिटायरमेंट है, टर्मिनेशन है, ठीक है, टर्मिनेशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कभी किसी का अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर रहा या कुछ ऐसा उनके ऊपर चार्जेस लग गया, तभी हम उनको टर्मिनेट करते हैं। तो टर्मिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में इसको यूज किया जाता है। तो टर्मिनेट कर दिया यानी आपको हमने काम से निकाल दिया, तो टर्मिनेशन। और रेजिग्नेशन है, ठीक है। रिटायरमेंट तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2009 में हमने 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, यानी कि इसमें प्लस 60 कर देंगे, यानी 2069 में क्या होगा, 5000 प्लस रिक्रूटमेंट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग तो छोड़ रहे हैं, बाकी फ्यूचर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उतना हमको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन आप रेजिग्नेशन को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रेजिग्नेशन आपको थोड़ी ना पता है कि आपको कौन दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेगा, तो ये तो आपको महीना 2 महीना पहले पता चलेगा जब वो आपको नोटिस पीरियड सर्व करेगा। तो सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन वेरिएबल्स आर इजी टू प्रेडिक्ट वर्कफोर्स में, जैसे कि रिटायरमेंट आप कर सकते हो, सुपर एनुएशन कर सकते हो, लेकिन जो अप्रूव्ड लीव है उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन जो ऐसे ही कैजुअल एब्सेंटिज्म है, टर्मिनेशन है, डेथ है, किसी का कोई एम्प्लॉय अपने काम के ही दौरान गुजर जाता है, तो वो भी वैकेंसी क्रिएट करेगी। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है लीव के वजह से, एब्सेंस के वजह से, टर्मिनेशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, ये सारे वैकेंसी कहीं ना कहीं एचआर पीपल को वापस से रिक्रूट ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपको क्या करना है, कितना मैन पावर को रिक्रूट करना है, ठीक है ना, कितना रिजर्वायर आपको मेंटेन करके रखना है। समझ में आया हामिद? यस मैम। आपका वीडियो शायद ऑफ हो गया हामिद, आई एम नॉट एबल टू सी यू। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग टेक्निक। इसको थोड़ा ये अच्छा, ये तीनों फैक्टर समझ में आ गया? दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस व्हाट? यस मैम। इसमें सबसे पहला है कंपटीशन, एक्सटर्नल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंज में इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल, कंपटीशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन का है, ग्रोथ का है, कहीं जाने का है, और वर्कफोर्स फैक्टर्स। ये तीनों समझ में आ गया। अब देखो, दीज आर द प्रोसेस। फोरकास्ट टेक्निक्स क्या क्या है? पहले तो 2 टेक्निक्स हैं यहाँ पे हमने देखा, सिंपल और ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक्सपर्ट फोरकास्ट, एक्सपर्ट मतलब आप जानते हैं जो उस क्षेत्र का मजा हुआ खिलाड़ी है, ठीक है ना, उसको एक्सपर्ट बोलेंगे। यस मैम। फोरकास्टिंग आपको पता है, प्रेडिक्शंस। यस मैम। ठीक है ना, हाँ, प्रेडिक्शंस, फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो अगर कोई अनुभवी व्यक्ति जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, उस क्षेत्र का एक्सपर्ट है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है या फिर ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट, जो उसका एक्सपर्ट रह चुका है, वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आने वाले समय में क्या हमारे इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, क्या लोग इसको डिमांड करेंगे। जैसे कि कौन मस्क है, इलॉन मस्क, यस मैम। टेस्ला के जो हैं, हाँ यस बिल्कुल। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया होगा ना कि इसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है, तभी तो उन्होंने पहले से, क्या डिमांड बढ़ेगी तब जाकर के हम काम शुरू करेंगे, जब लोगों को खाने पे बैठा देंगे 100 लोगों को, तब पूरी छानबीन नहीं शुरू करेंगे ना, कुछ तो पहले से निकाल लेते हैं ताकि हम उसको बिना वेटिंग पीरियड के सप्लाई कर सके। तो फोरकास्ट टेक्निक क्या हुआ, ऐसे अनुभवी लोग जो उस क्षेत्र के पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको पता है, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ये फोरकास्ट पहले ही कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, अगर रहेगा तो उनके एक्सपीरियंस, उनके जजमेंट के बेसिस पर हम यह प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना मैन पावर हमको बढ़ाना होगा टू फुलफिल द फ्यूचर डिमांड ऑफ द मार्केट। क्लियर? क्लियर? यस। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा है ट्रेंड एनालिसिस। सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस से क्या समझते हैं आप लोग? थोड़ा अपने टर्म में पहले बताइए क्या समझते हैं। मैम कौन सा अभी प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है सर? एक एक करके पहले स्वाति को बोलने दो हामिद।
लेडीज मैम फर्स्ट। ट्रेंड में तो यही समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज उस टाइम पे ट्रेंड कर रहा हो, या फिर या ट्रेंड करने वाला फ्यूचर के लिए, कि 1-2 साल में या फिर ये चीज ट्रेंड करे। ठीक है, हाँ बेटा आप बताइए। मैम जो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है और आगे फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, उसका माने के देखना। ट्रेंड ट्रेंड, मतलब अभी हाँ ठीक है। ट्रेंड चेंजेस कैसे मतलब। होता है ना, ट्रेंड मतलब होता है एचआर नीड्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय एग्जामिनिंग द पास्ट ट्रेंड्स। पास्ट में क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है ना, पास्ट में कैसा डिमांड रहा है, पास्ट में इस प्रोडक्ट का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है कस्टमर के साइड से। फैशन में ट्रेंड एनालिसिस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्वाति, इसीलिए जो पहले चल रहा था जो चीज वो वापस से रिपीट होता है, क्योंकि पता है अगर पहले अनारकली था तो फिर 15 साल के बाद वो पिकअप करता है, डिमांड में आता है, तो आता है। Yes, आपने ma'am. देखा ऐसे रिपीट होते हुए, एक साइकिल है, ठीक है ना। तो Yes, ये ma'am, ट्रेंड trend देखा एनालाइज कैसे किया जाता है, पास्ट के रिस्पॉन्स को देख करके, पास्ट के कस्टमर के डिमांड्स को देख करके, उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर का उस प्रोडक्ट के प्रति जो प्यार है या जैसा रिस्पॉन्स रहा है, उसको देखते हुए आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये साइकिल में वापस से आ सकता है या फिर कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द मार्केट, तो उसका कोई वापस आने का संभावना नहीं रहेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस हमेशा पास्ट को एग्जामिन करके किया जाता है। अब कैसे, ये दो तरीके से कर सकते हो, या तो पास्ट रेट ऑफ चेंजेस कैन बी प्रोजेक्टेड, पास्ट में किस तरीके का ग्रोथ हुआ था, किस तरीके से इसने मार्केट पकड़ा था, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड्स को। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैन बी एस्टिमेटेड बाय इट्स रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर इंडेक्स। मैं इसको समझाती हूँ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैन बी एस्टिमेटेड बाय इट्स रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर इंडेक्स। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। दिख रहा है, देखो 2001-2002 में 2001-2 में जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट था, मान लो 1-2 का जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन था वो 5000 यूनिट था। 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करना है इन द ईयर 2001-2। कितने वर्कर्स लगे 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में? 100 वर्कर्स लगे। पिछला 100 किया workers. गया है जिसको हम अब Yes, ma'am. एनालाइज करें, ये हो चुका है 1-2 में, अब हम इसको अब एनालाइज कर रहे हैं। तो 100 वर्कर्स आर एनफ टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट। तो रेशियो क्या रहा, 5000 इज टू 100, ये रेशियो रहा। 100. नाउ Yes, अब ma'am. हमारा Yes, है, ma'am. मान लो कि अब नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूलिंग हो रहा है वो 2003-4 के लिए हो रहा है। अब हमको इसमें डिमांड बढ़ गया है, हम 8000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वर्कर्स का Yes, नंबर ma'am. तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट डेटा, Yes, ma'am. कर सकते हैं। Yes, ma'am. 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 100 अपॉन 500, ये रेशियो निकाल दो, 500. इसका निकाल दो 160. और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 160 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 100 वर्कर्स चाहिए था, तो 8000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए? 160. 160। आप लोगों ने एक टर्म नहीं पढ़ा है, या पता नहीं पिछले सेमेस्टर में आपको किसी ने पढ़ाया था, आई डोंट रिमेम्बर, सिंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया था मुझे याद नहीं है। क्या पहले सेमेस्टर में आप लोग को ओबी पढ़ना था, Operation management. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? Behavior. Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसमें आप लोगों ने उसका टर्म पढ़ा होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मैं वहां नहीं जाना चाह रही थी, पर सिंस ये पुराने सेमेस्टर का है तो थोड़ा समझा देती हूँ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, मैम मैं मैंने तो नहीं पढ़ा था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत क्विकली समझा देती हूँ आपको कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज एक्चुअली कि एक सुपीरियर, एक मैनेजर अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। सिंस यू पीपल आर ऑनलाइन, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट मैं इसका इमेज दिखाती हूँ, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या है ये। नहीं तो मैं बहुत सारे वर्ड्स का यूज करूंगी, फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सी, अब आपके पास एक डायग्राम आएगा, दिस इज व्हाट, कहीं किसी इजी डायग्राम को मैं करना चाहती हूँ। यस, ये देखते हैं, ये दिख रहा है स्वाति एंड हामिद, you can see this diagram, okay? No, you cannot see? No, ma'am. Okay, just a minute, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, रिज्यूम शेयर। ओह, शेयर में बस अब यही कर सकती हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम, वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग करके मैं वापस से शेयरिंग करती हूँ।
ठीक है ना, जो खुला रहेगा वही डेटा में शेयर कर पाऊंगी। एक Yes, सेकंड। ठीक है, और इसको मैं हाँ, नाउ आई कैन शेयर इट। जस्ट डायग्राम को देखो ध्यान से, डायग्राम दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है डायग्राम? यस मैम। ठीक है। yes मैम। ये क्या है? ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। सपोज करो ये जो है वो क्या है, एक मैनेजर है, एक बॉस है। इसके नीचे कितने लोग हैं? Yes मैम। 2 लोग हैं। मैम 2। ठीक है, इसके बाद फिर ये एक बॉस है, इसके नीचे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 मैम। ये जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कंपनी को डिसाइड करना होता है कि हमारे यहाँ एक मैनेजर कितने लोगों को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा, अपॉइंट राइट? yes, सुपरवाइज करेगा। ठीक है, अगर Yes, वो कंपनी सोचती है कि हमारा एक मैनेजर ज्यादा लोगों को सुपरवाइज करेगा, तो क्या होगा? ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी एक आदमी अपने अंदर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो नीचे वाला डायग्राम आपको दिखा रहा है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक बॉस 4 लोगों को गाइड कर रहा है, फिर वो एक बॉस 4 लोगों को गाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा, अगर 40 लोग होंगे या 20 लोग होंगे या एक, तो क्या होंगे? वो 1 2 3 हायरार्की में खत्म हो जाएगा। एक के Yes, अंदर ma'am. 4, फिर उसके अंदर 4, तो बहुत जल्दी 2 ही रो में खत्म हो जाएंगे 20 या Yes, 25 ma'am. जो एम्प्लॉय रहेंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि एक सिर्फ 2 को करेगा, 2 को करेगा, तो सुपरविजन थोड़ा कंट्रोल टाइट जरूर होगा, या जब आपको ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव जरूर होगा। ये डिफरेंस कोचिंग और ट्यूशन वाला डिफरेंस है। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो हम क्या कर पाते हैं? बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो हम क्या हो पाता है कि अब सबको उतना ज्यादा बैच ध्यान अलग नहीं क्या दे कर पाते देते हैं, हैं या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो बच्चे पूछते हैं हम उन्हीं को आंसर कर पाते हैं, जो कुछ बच्चे छूट जाते हैं। लेकिन ट्यूशन में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फोकस्ड होता है कि इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे का पूरा प्रॉब्लम सुनते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Yes, टॉल ma'am. ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में कोचिंग हो जाता है, यानी आप सबको बहुत ज्यादा, तो अगर आपके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मच्योर हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय फ्रेशर्स है, न्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेशर को ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा गाइडलाइन देने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अभी ये स्क्रीन भी शेयर्ड है ना, वो मैंने समझा दिया आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर 160 एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय के लिए मान लो 20, एक मैनेजर है जो 20 लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, तो कितने लोग चाहिए होंगे 160 को सुपरवाइज करने के लिए?